हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम लोग यहीं से शुरू कर रहे हैं क्योंकि एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे क्या, केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारी केमिस्ट्री में 5 ऐसे लॉज हैं जो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन का जो तरीका है, कंपाउंड्स जो फॉर्म करते हैं उनको डिसाइड करते हैं। 5 लॉ है हमारे पास, इन्हीं 5 लॉज के अकॉर्डिंग हमारी केमिस्ट्री काम करती है। इन 5 लॉ में सबसे पहला जो लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही आसान सा लॉ है, आप सबने पहले से भी पढ़ रखा है इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या बोल रहा है, ये लॉ क्या कहता है, केमिस्ट्री में अगर आपने कोई भी 2 एलिमेंट्स लिए, सपोज आपने लिया ए और बी, ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड्स बनकर आते हैं, या कोई भी एक कंपाउंड बने या उससे ज्यादा बन जाए, यानी जो कुछ भी यहां प्रोडक्ट फॉर्म करता है उसमें से रिएक्टेंट का जो टोटल मास है ये हमेशा इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट के टोटल मास के। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के होने के बाद पूरा मास, यानी सम ऑफ masses of reactant इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यहां एक ही कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसलिए मैंने मास ऑफ प्रोडक्ट लिखा है। अगर आप बहुत सारा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं देन यू कैन राइट सम ऑफ masses ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे हम लोग एकदम सिंपल सी बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको मिला इक्वेशन H2 + O2 और ये बनकर आता है H2O, आप यहां जब इसको चेक करेंगे मास को तो ये इक्वल नहीं मिलेगा, यहां ये इक्वल नहीं मिलता है। तो फिर कब मिलेगा इक्वल, तो रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। यानी जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख रहे हैं तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। उसके बाद जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जितना मास आपने रिएक्टेंट में ले रखा है उतना ही मास आपको कहां मिलता है, प्रोडक्ट में मिलता है। क्योंकि कितना मोल किसी सब्सटेंस का रिएक्शन में पार्टेक करके वो प्रोडक्ट आपको बनाकर दे रहा है, ये तो बैलेंसिंग के बाद ही पता चलेगा ना। इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब आप चेक करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए मास क्या होता है बाबू, 1। ऑक्सीजन के लिए मास क्या होता है, 16 एटॉमिक मास, है ना। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ 2 इंटू और H2 यानी 1 इंटू 2 एटॉमिक मास इंटू द नंबर ऑफ पार्टिकल प्लस 16 2 जा 32 मीन्स कितना हो जाएगा ये 4 + 32 इट मीन्स 36 इक्वल्स टू 2 इंटू H2O यानी H2 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16 मीन्स कितना 2 इंटू 16 2 1 जा 2 16 + 2 18 मीन्स 36 मीन्स 36 एंड 36 मीन्स द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन इतना आसान नहीं है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो वहां भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं सोल्व करने के लिए, है ना। तो जो हो सकता है वो देखते हैं। सपोज के यू हैव गिवन 1.5 ग्राम ऑफ इथेन दैट इज C2H6 हाइड्रोकार्बन है ना। C2H6 ऑन कंप्लीट कंबशन, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन कंबशन रिएक्शन में जाता है, कंबशन रिएक्शन को शो करता है, मींस
कि वो हाइड्रोकार्बन किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या देगा, CO2 और H2O देगा along with heat। तो यहां भी C2H6 on complete combustion gives 4.4 ग्राम ऑफ CO2 and 2.7 ग्राम ऑफ H2O। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप देखें, आपको मास दिया हुआ है 1.5, C2H6 के लिए 4.4, gives 4.4 ग्राम ऑफ CO2 and 2.7 ग्राम ऑफ H2O। मतलब ये देता है, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है CO2 और H2O। तो प्रोडक्ट आपको ये दिया, लेकिन रिएक्टेंट में आपको 1.5 ग्राम दिया, तो आप डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते। कैसा इसका रिएक्शन लिख लेते हैं कि C2H6 प्लस, हमने बताया आपको कंबशन कहने का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए CO2 H2O और आपको क्या मिलता है, H2O और आपको क्या मिलता है, हीट मिलता है ना। इसके लिए मास आपको दिया गया है 1.5 ग्राम, CO2 का मास दिया हुआ है 4.4 ग्राम, H2O के लिए मास है आपका 2.7 ग्राम, है ना। तो ये दिया हुआ है इतना। अब इसमें आप डायरेक्टली तो कर नहीं सकते कि इसका मास और इसका मास क्या करें, इक्वल कर दें, है भी नहीं, अभी तो है भी नहीं। तो इसको क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। सोल्व करने के लिए क्या कीजिए, इस पार्ट को अभी कुछ नहीं करते, हमको यहां चाहिए। क्यों चाहिए यहां, क्योंकि ऑक्सीजन का मास नहीं दिया हुआ है, जबकि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज आल्सो टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी पार्टेक कर रहा है। सो क्या करना होगा हमको पहले ऑक्सीजन का मास गेन करना होगा। अब देखें आप ऑक्सीजन का मास कैसे गेन होगा। ऑक्सीजन के मास को गेन करने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले C2H6 का नंबर ऑफ मोल निकालिए। क्यों निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, ये हम लोग आगे भी पता चल जाएगा तुरंत। तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल का बेसिक फॉर्मूला, जो नंबर ऑफ मोल का है वो आपको पता होगा, क्या कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो क्या हो जाएगा, आप मास लिख लें सबका। कार्बन के लिए मास क्या होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, 16 होता है ना। तो निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, जो मास दिया हुआ है C2H6 का वो लिखेंगे क्या, 1.5। अब मोलर मास ऑफ C2H6 निकालेंगे, तो 2 इंटू कार्बन है, तो 2 इंटू 12 यानी 24 प्लस 2 इंटू कार्बन हो जाएगा ना। तो 2 इंटू कार्बन का मास 12, तो 12 2 जा 24 लिखे। हाइड्रोजन 1, तो 1 6 टाइम्स है, तो 1 इंटू 6 इट मीन्स 6, यानी क्या मिल जाता है 1.5 अपॉन 30 मीन्स 1/20 मिल जाएगा ना। यहां से डेसिमल हटाएंगे आप, यहां 0 आ जाएगा, तो 15 2 जा 30, एक 0 बच जाएगा, एक 0 यहां, यानी 1.20। इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो मिलता है 0.05 मोल। क्लियर, ये बिल्कुल आसान है ना। अब क्या देखते हैं कि जब हमारे पास, अब सबसे पहले इतना करने के बाद अब आप क्या करें, अब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लें। हालांकि ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था, है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अभी कर लेते हैं। देख लीजिए, 2 2 जा 4 कार्बन, 4 कार्बन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 7 2 जा 14 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 एंड 6 14 ऑक्सीजन, बैलेंस है।
अब देखेंगे क्या, अब वापस इस रिएक्शन में आइए कि जब हमारे पास 2 मोल है इथेन का, तो कितना ऑक्सीजन चाहिए था आपको? 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए था, है ना। लेकिन हमारे पास है कितना मोल इथेन का? हमारे पास है 0.05 मोल इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के। तो क्या लिखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ इथेन required 7 moles of oxygen. 2 moles of ethane required 7 moles of oxygen. हमारे पास है कितना? 0.05, तो 0.05 moles of ethane required कितना हो जाएगा? 7/2 इंटू 0.05 है ना। 0.05 को एक काम करते हैं 1/20 ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा? 1/20 मीन्स 7/40 मोल्स। मतलब कितना ऑक्सीजन चाहिए आपको? 0.05 मोल के लिए हम लोगों को चाहिए 7/40 मोल। तो ये तो हम लोगों को क्या मिला? मोल मिला। लेकिन चाहिए क्या? मास चाहिए। किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का मास निकालना होगा ना। ऑक्सीजन का मास निकालते हैं। इधर आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए इसको यहां से हटा देते हैं। हटा दिया गया। अब क्या है कि मास ऑफ ऑक्सीजन कहां से निकालेंगे? फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो नंबर ऑफ मोल कितना निकल कर आया हमारे पास? 7/40। 7/40 इज इक्वल टू, मास तो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो यहां रहने देते हैं मास अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। 16 2 जा 32, ऑक्सीजन के लिए सिर्फ ले रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? मास निकालना है हम लोगों को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 32 को यहां ले आते हैं। मींस क्या हो जाएगा? 7 इंटू 32/40 इज इक्वल टू मास। कितना हो जाएगा? 8 4 जा और 10, इतना ही रहने दे रहा है। यानी मास कितना मास कितना आ जाएगा हमारे को कैलकुलेट करने के बाद? मास इज इक्वल टू 56/10 मींस 5.6 ग्राम। यानी ऑक्सीजन का मास कितना मिला? 5.6 ग्राम। 6 ग्राम। अब क्या करना है कि अब आपको चेक कर लेना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ या नहीं हुआ। ये नंबर ऑफ मोल क्यों निकाले थे, समझ में आया? पता चला ये नंबर ऑफ मोल इसलिए निकाला गया था ताकि इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकें? ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सके, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट का मास आप देखें, मास ऑफ रिएक्टेंट 1.5 प्लस 5.6 है, तो 6 5 11 1 कैरी करेंगे, 5 1 6 6 1 7.1 ग्राम यहां मिल गया। मास ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? 7 4 11 1 कैरी होगा, 4 2 6 1 7 ग्राम। मींस क्या होता है आपका लॉ इस सब्सटेंस के C2H6 के कंबशन में आपका लॉ क्या हुआ? वेरीफाई हो जा रहा है ना, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल मिल जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज्यादा बेहतर क्वेश्चन इस लॉ से मिल नहीं सकते। आप एनसीईआरटी, मैंने बताया आपको, आप एनसीईआरटी भी देखेंगे तो उसमें भी आपको इससे रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं ही मिलेंगे, है ना। दूसरे लॉ की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा लॉ क्या है हमारा? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहने का मतलब क्या होता है? रेशियो। और डेफिनिट मींस क्या हो गया? फिक्स मींस फिक्स रेशियो के लिए ये लॉ मिला है आपको
ये लॉ क्या कहता है कि आप किसी भी कंपाउंड को कहीं से भी लेते हो, मींस जो सोर्स है वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, किसी भी सोर्स से आप ले रहे हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स उसमें मौजूद होते हैं, वो एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है, जो एलिमेंट्स उस कंपाउंड में हैं, नो मैटर वो सोर्स कौन सा है जहां से आपने वो कंपाउंड लिया है, वो जिन जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना है, वो एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वो रेशियो फिक्स्ड होता है बाय मास। मींस अगर आप डिफाइन करते हैं इस लॉ को तो आप क्या कहते हैं कि केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, क्या होगा, they contain the same element, they contain the same elements in the fixed ratio by mass। फिक्स रेशियो या कई जगहों पर आप देखेंगे ये सेम प्रोपोर्शन बाय मास भी लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो एक ही चीज है दोनों, दे कंटेन द फिक्स रेशियो बाय मास। किसी भी तरह के एलिमेंट्स हो वो बना हुआ हो इस बात से मतलब नहीं है, और वो कहां से आया है, किस सोर्स से आया है, इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है। सपोज जैसे आप मान लें, सबसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं वाटर का ही, है ना, आप मान लीजिए आपने लिया है सी वाटर, आपके किसी दोस्त ने ले लिया टैप वाटर घर से, और आपके किसी और एक दोस्त ने, चलिए मैं ही ले लेता हूं, सी वाटर, टैप वाटर, और मैंने ले लिया रेन वाटर। ये तीनों क्या होगा, तीनों वाटर कंटेन कर रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वाटर, दैट इज H2O, means water consists of two elements, that is hydrogen and oxygen। क्या कंटेन करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करेगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, टैप वाटर में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये देखना है कि क्या ये मास को फिक्स रेशियो बाय मास फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हाइड्रोजन के पास यहां कितना मास है, 2 है, इसके पास कितना है, 16 है। तो यहां भी जब आप देखेंगे तो सी वाटर में भी हाइड्रोजन 2:16 फॉर्म में मिलेगा, टैप वाटर में भी 2:16 फॉर्म में मिलेगा, रेन वाटर में भी 2:16 फॉर्म में मिलेगा। मींस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:8, 1:8 और 1:8। ये लॉ यही कहता है कि आपने कहां से, ये सी वाटर जो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं इसमें, ये टैप वाटर है जो आपने अपने घर में लिया है, इसमें भी हो सकता है कि कुछ इंप्योरिटीज हो, है ना। रेन वाटर ये भी आपका एक डिफरेंट सोर्स है वाटर का। तो इन सभी में अगर वाटर ही है ये तीनों, तो क्या होगा, इसमें एलिमेंट्स का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, एंड दैट इज 1:8, ठीक है। इस लॉ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे आप एनसीईआरटी में इसमें देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको क्यूप्रिक कार्बोनेट को लेकर के पूछा गया है कि अगर आप क्यूप्रिक कार्बोनेट लेते हैं अलग अलग सोर्स से तो क्या होगा, क्या उसमें कॉपर का, ऑक्सीजन का या कार्बन का जो रेशियो है वो सेम है या नहीं। तो आप कहीं से भी ले लीजिए, क्यूप्रिक कार्बोनेट है, आप कहीं से भी लेते हैं, कहीं से भी बाजार से खरीद कर लाइए, आप अपने शहर से लेते हैं, दूसरों के शहर में जाकर ले लें, अपने घर से लें, अपने बगल वाले घर से लें, कहीं से भी लेंगे तो उसमें कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का जो रेशियो होगा, कहीं से भी ले रहे हो आप, डेफिनेशन में बोला मैंने, नो मैटर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, तो तीनों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर मान लीजिए 2 एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट 1 जिसमें आपसे कहा गया है, यानी अब कई बार आप क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है, जब आप देखेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस तो आप पाएंगे उसमें लिखा हुआ होता है 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स बाय टेकिंग दिस सब्सटेंस
फर्स्ट स्टूडेंट गॉट दिस रिजल्ट, सेकेंड स्टूडेंट गॉट दिस रिजल्ट, है ना। उसके बाद आपको उन दोनों रिजल्ट्स को लेकर कंपेयर करने के लिए बोला जाता है। तो उसी तरह का हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या लिए, एक्सपेरिमेंट 1, जिसमें बोला गया कि स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट्स ने क्या कराया, 0.243 ग्राम मैग्नीशियम लिया। क्या लिया, 0.243 ग्राम मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन। 0.243 ग्राम मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन गिव्स, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा क्या देगा, क्या देगा, ये आपको देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आपको मिल रहा है 0.403 ग्राम क्या mg। ये एक्सपेरिमेंट 1 में आपको कहा गया है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपसे कहा गया, द सेकेंड स्टूडेंट हैज टेकन 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विच ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन गिव्स, कितना ले ले, 0.302 ग्राम ऑफ mg, 0.302 ग्राम ऑफ MgO ये मिला। अब आपसे बोला गया है क्या इस क्वेश्चन, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को लेकर, ये एक्सपेरिमेंट 2 है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को लेकर आपको बोला गया क्या कि इन दोनों ही केसेस में जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो आप ये बताएं कि क्या ये दोनों एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। तो चेक कर लेते हैं ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या करते हैं, ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट 1, ये एक्सपेरिमेंट 2। क्या क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। एक्सपेरिमेंट 1 में मैग्नीशियम कितना है, 0.243, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है, 0.403, ये कितना है 0.182, और एक्सपेरिमेंट 2 में मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है 0.302, है ना। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपको ऑक्सीजन फाइंड आउट करना होगा। तो ऑक्सीजन फाइंड आउट करना तो मुश्किल नहीं है, इसमें कोई नंबर ऑफ मोल का मामला नहीं है। अरे भाई सीधी बात है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तभी तो इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ये मास और ये मास बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपको ये लिख कर देते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपको ये बनकर मिला MgO, ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम का आपको मास मालूम है 0.243 और इसका मास मालूम है 0.403, इसका मास निकालने बोला गया है। तो आप एक तो नंबर ऑफ मोल वाले मामले से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही प्रोडक्ट है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इससे घटा करके आप इसका मास निकाल सकते हैं, है ना। तो घटा करके निकाल देते हैं, घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 0 में से 4 जाएगा नहीं तो एक कैरी लेकर के आएंगे, 10 4 6, यहाँ 3 बच गया, 3 2 1 यानी 0.160। सिमिलरली यहाँ भी 2 0 में से 8 नहीं जा रहा है तो एक कैरी करेंगे, 10 2, यहाँ बच गया 2 में से एक जाएगा, क्या बच जाएगा 1 यानी 0.120 मिल गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब इन दोनों में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल करके चेक कर लेना है। एक्सपेरिमेंट 1 में मैग्नीशियम इस टू ऑक्सीजन कितना है 0.243 इस टू 0.160, और एक्सपेरिमेंट 2 में मैग्नीशियम इस टू ऑक्सीजन 0.12 इस टू 0.120। तो डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड करने पर आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, इसको एक्सपेरिमेंट 1 में जब आप सोल्व कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट 1 में सोल्व करने पर ये आपको मिल रहा है 1.51, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2 में भी जब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे
1 ये भी आपको अप्रोक्सीमेट 1.51 मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग केमिस्ट्री में हैं या ज्यादातर यहाँ क्या होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। आप दोनों को सोल्व करते हैं, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये जब दोनों का रेशियो, दोनों एक्सपेरिमेंट में रेशियो 1.51 ही मिलता है और दोनों में क्या था, मैग्नीशियम का मास अलग रखे, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी अलग मिल रहा है। कहां पर, अब एक्सपेरिमेंट 1 में स्टूडेंट ने कहां से मैग्नीशियम लिया था, वी डोंट नो। एक्सपेरिमेंट 2 में मैग्नीशियम कहां से आया, डोंट नो, है ना। ऑक्सीजन कहां से लिया गया, डोंट नो। तो जहां से भी मिला, बट द रेशियो ऑफ बोथ द एक्सपेरिमेंट, बोथ द एलिमेंट इन दीस टू एक्सपेरिमेंट्स, दोनों एक्सपेरिमेंट में जो रेशियो ऑफ द एलिमेंट मिला है वो क्या है, बाई मास फिक्स प्रोपोर्शन में मिलता है। क्लियर है। आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा दो लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। जो और भी हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जैसे जो लॉ और बच गए हमारे पास, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान से इसको आप लोग समझें, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को शेयर करें, ताकि हम लोग उसको ज्यादा बेहतर तरीके से और उस आपकी प्रॉब्लम, आपके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम लोग क्लियर कर सके, है ना। आपस में क्लियर कर लेंगे जो भी डाउट आपका होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना डाउट लिखें। थैंक यू, गुड डे।